आज के वीडियो का ये पहला आइटम जो सीरियल नंबर में 4 में आएगा, परचेस। अब परचेस वगैरह आपको बहुत जल्दी समझ जाएगा। कैसा? आपके मम्मी ने या आपके डैडी ने आपको एक पहचान की दुकान में, पहचान मतलब जो एक दूसरे को जानते हो, पहचान की दुकान में गुड्स लाने के लिए भेजा, सामान लाने के लिए भेजा। तो आपके मम्मी ने एक लिस्ट दिया, किराना की दुकान में से क्या क्या लाना है, और पैसा मान लो कि आपके डैडी ने दिया, कभी मम्मी ही देती है। तो लिस्ट और पैसा, सामान की लिस्ट और कैश लेकर आपके पहचान के, डैडी के पहचान के दुकान में गए। डैडी ने बोला आपको कि इसी दुकान से लाना है, ये हमारे अच्छे पहचान के हैं। फिर वो लिस्ट जो आपकी मम्मी ने आपको दिया था, वो लिस्ट आपने आपके शॉपकीपर दुकानदार को दे दिया, और दुकानदार ने उस लिस्ट के अनुसार सामान पैकिंग करके दिया। शॉपकीपर अरेंज द गुड्स एज पर योर लिस्ट गिवन। तो वो सामान हो गया पूरा लिस्ट में का 10,000 का। टोटल सामान हो गया लिस्ट में का 10,000 का। क्या हुआ? मम्मी ने और डैडी ने मिलकर आपके हाथ में लिस्ट और पैसा रखा, आपको बोला कि दुकान में जाओ, ये पहचान का है, वस्तुएं अच्छी मिलती। आपने वो लिस्ट दुकानदार को दिया, दुकानदार ने आपको सामान पैकिंग करके आपके सामने रखा। फिर क्या हुआ? फिर बिल दिया आपके हाथ में। बिल कितने का बना? 10,000 का। तो अभी आपने बोला दुकानदार को कि भाई डैडी ने तो केवल 6,000 दिए मेरे को। तो दुकानदार आपको क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, 6,000 दे दो, सामान पूरा लेके जाओ, सामान पूरा लेके जाओ, 6,000 रुपये दे दो, और बचे हुए 4,000 रुपये रहने दो, बाद में देना। मतलब क्या हुआ? 10,000 में से आपने कैश पेमेंट कितना किया? 6,000 का। और कितना नहीं किया? नॉट पेड 4,000। You have purchased the goods from the shopkeeper of rupees 10,000. At the same time, payment given by you to shopkeeper only 6,000 cash, and balance rupees 4,000 is not with you, therefore it is pending. Now this 6,000 called as a cash purchase. And this 4,000 called credit purchase. Means परचेस के दो हिस्से हो गए, कैश परचेस
और क्रेडिट परचेस। आपने अगर टोटल परचेस में से इमीडिएट जो पैसा दिया वो कैश परचेस हो गया। क्यों? कैश दिया और परचेस किया। कैश नहीं दिया लेकिन गुड्स घर में लेके आए, इट इज कॉल्ड एज ए क्रेडिट परचेस। तो परचेस के दो हिस्से, कैश परचेस और क्रेडिट परचेस। समझ गए होंगे। अभी इसके बाद वाला आइटम है सेल। नाउ 5 नंबर का पॉइंट है सेल्स। अभी सेल के लिए आपको अच्छा समझना चाहिए, इसलिए मैं आपको शॉपकीपर, दुकानदार बनाता हूं। मान लीजिए कि शॉप, दुकान आपका है। एक दिन मैं आपके दुकान में आया और आपको बोला कि भाई एक फैन की कीमत कितनी है? आपके दुकान में फैन है, ट्यूबलाइट्स है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल दोनों गुड्स है। मैंने आपको एक फैन की कीमत पूछी, आपने बोला कि भाई हमारे एक फैन की कीमत 2000 रुपए है। तो मैंने बोला ठीक है। बाकी इधर उधर की बातें हुई, फैन कैसा है, हवा अच्छी देता है नहीं देता है, घूमता है नहीं घूमता है, इलेक्ट्रिक लाइट जाने पर भी चलता है क्या वो, कि बंद हो जाता है, कि लाइट जाने पर ज्यादा स्पीड से घूमता है। इधर उधर की बातें किया, मैंने शॉर्ट में टाइम पास किया। दूसरी भाषा में हमने एक दूसरे का मनोरंजन किया। आप भी खाली थे कोरोना के कारण, मैं भी खाली था। फिर बात यहां पर पहुंची कि आपका एक फैन 2000 का है, इंटू 4, मैंने टोटल फैन 8000 के मैंने आपसे लिए। ये 8000 रुपए का माल यानी गुड्स आपने बेचा, और बेचना यानी सेल, तो आप इसको कहोगे सेल्स। यानी आपने आपके दुकान से कस्टमर को जो टोटल माल बेचा उसको बोलेंगे सेल। अब 4 फैन का पैकिंग करके आपने मेरे सामने रखा और मैंने आपको बोला कि भाई अभी मेरे पास 8000 तो नहीं है, 5000 है। तो मैंने आपको 5000 रुपए दिए, आपको मिले कितने? कैश रिसीव्ड कितने मिले? 5000। इसी को बोलेंगे कैश सेल। क्यों? आपका माल मेरे पास आया, यू आर द शॉपकीपर, आपने मुझे 8000 का माल बेचा, पर उसके बदले में मैंने केवल आपको 5000 दिए। मैंने दिए पर मिले तो आपको ना। आप क्या बोलेंगे? कैश रिसीव्ड, क्योंकि यहां पर कीबोर्ड पर आप है, आप बोलेंगे 5000 रुपए मिले, वो हो गई कैश सेल। म्हणजे क्या हो गया? माल दिया और पैसा मिला इमीडिएट। गुड्स हैंडेड ओवर टू कस्टमर एंड इमीडिएटली कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। इट इज कॉल्ड एज ए कैश सेल। लेकिन मैंने आपको बोला कि भाई बचे हुए 3000 रुपए मेरे पास नहीं है, तो ये आपको नहीं मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। अभी आपको कितने नहीं मिले? बोलो।
3,000, तो इसको बोलेंगे हम क्रेडिट सेल। यानी आप समझ गए होंगे, आपने मुझे वस्तुएं दिया, इमीडिएट पैसा मिला कैश से, कैश लिया, माल दिया, गलत बोला मैं, माल दिया, कैश लिया, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। यहां पर क्या हुआ, माल तो आपने दे दिया, आपने माल दे दिया, पर आपको अभी पैसा नहीं मिला। कितना? 3,000। क्या बोलेंगे इसको? क्रेडिट सेल। मतलब क्या हुआ, गुड्स सोल्ड आउट एंड एट द सेम टाइम कैश रिसीव्ड, called as a cash sale. But goods sold out but cash not received at the same time, therefore it is called as a credit sale, and the amount of the credit sale definitely you will receive in future. Future means after 10 days, after 1 month, 2 month, 3 month, etc. जो पैसे आपको नहीं मिले वो मिलेंगे 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद, जैसा मेरे और आपने एग्रीमेंट हुआ होगा वैसा। नो, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। अब थोड़ा सा शांत हो जाओ, ये आपका रोल है। आपने मुझे माल कितने का बेचा? 8,000 का। आपको पैसे कितने मिले? 5। कितने नहीं मिले? 3। इसको क्या बोला आपने? कैश सेल और एक क्रेडिट सेल। अब मैं इसको क्या बोलूंगा? मैं सेल नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? परचेज। मैं इसको क्या बोलूंगा? परचेज। मैं इसको, मुझे पैसा नहीं मिला ना, मैं इसको बोलूंगा कैश पेड, तो मैं इसको बोलूंगा कैश परचेज। और नॉट पेड, मैं इसको बोलूंगा क्रेडिट परचेज। अरे व्हाइट कलर यानी आप, ग्रीन कलर यानी मैं। आप बोलेंगे सेल, मैं बोलूंगा परचेज। आप बोलेंगे टोटल सेल, मैं बोलूंगा टोटल परचेज। आप बोलेंगे कैश सेल, मैं बोलूंगा क्रेडिट कैश परचेज। आप बोलेंगे क्रेडिट सेल, मैं बोलूंगा क्रेडिट परचेज। मेरे ख्याल से दिस इज द गुड एग्जांपल for the classification of sale and purchase. Now, I have completed my discussion on the item number 5, sales. Now, goods. Now you see, on 6th number, there is an item of goods. वो गुड नहीं है, गुड्स है, नहीं तो आप गुड 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 करते रहोगे। इट इज नॉट ए गुड 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 गुड, इट इज ए गुड्स। गुड्स, GOOD, and after that S is there. देखो क्या लिखा है, the commodities or articles in which the trader deals are called as goods.
आर कॉल्ड एज ए गुड्स फॉर दैट बिजनेस। एक बिजनेसमैन उसके दुकान में जो भी सामान रखता है उसको गुड्स बोला जाएगा। अगर आपका फर्नीचर का दुकान है तो आप उसको गुड्स बोलोगे। अगर आपका कपड़े का दुकान है तो आप कपड़े को गुड्स बोलोगे। अगर आपका किताबों का दुकान है तो आप किताबों को गुड्स बोलेंगे। अगर आपका बम का दुकान है, BOMB बम, तो आप बम को गुड्स बोलोगे। मतलब आप आपके दुकान में जो भी चीजें रखते हो, इट इज कॉल्ड एज ए गुड्स फॉर यू। वो आपके लिए गुड्स है, आपके लिए गुड्स है वो। शब्द ध्यान में रखना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो, आप कौन है? सेलर, आपका दुकान है, आप दुकान के मालिक हो। आपके दुकान में फर्नीचर रखा है तो उस फर्नीचर को आप क्या बोलेंगे? गुड्स। लेकिन वो जो फर्नीचर अगर मैं लेके गया मेरे घर में तो मैं उसको आसेट बोलूंगा, आसेट बोलूंगा। अब लेंगे, ऐसा क्यों? एक ही चीज के दो नाम हो गए। आपके दुकान में है वो आपके लिए गुड्स हो गई, आपको बेचना है। मैंने जब परचेस किया तो मेरे लिए प्रॉपर्टी है, फर्नीचर है, प्रॉपर्टी है। अब ये आसेट क्या होती है वगैरह बात। अभी आप इतना ही ध्यान में रखो, एक दुकानदार के दुकान में जितने भी चीजें बेचने के लिए रखी है वो सब उस सेलर के लिए गुड्स है। बस अभी इतना ध्यान में रखो। अब देखो नीचे क्या लिखा है? फॉर एग्जाम्पल, टेबल चेयर्स आर द गुड्स फॉर फर्नीचर डीलर। अगर आप फर्नीचर के डीलर हो, फर्नीचर बेचने वाले व्यक्ति हो, तो टेबल, कुर्सियां हो सकता है, कपबोर्ड है, अलमारियां, यह आपके लिए गुड्स हो गई। नंबर 2, अगर आप कपड़े का बिजनेस करते हो तो कपड़ा आपके लिए गुड्स बन गया। अगर आप किताबों का व्यापार करते हो तो किताब आपके लिए गुड्स बन गया। तो इवन आप सब्जी बेचते होंगे तो सब्जी आपके लिए गुड्स बन गई। तो गुड्स का अर्थ समझ गए आप? जो चीजें शॉपकीपर ने, दुकानदार ने उसके दुकान में बेचने को रखे, इट इज कॉल्ड एज ए गुड्स। अभी नेक्स्ट पॉइंट, asset. It is very important word and very large. Assets, property of any kind owned by the person is called an asset. Asset शब्द समझने में थोड़ा तकलीफ गई होंगी आपको, पर प्रॉपर्टी जल्दी समझी। क्यों? दादा की प्रॉपर्टी कितनी थी, दादा से अपने पिताजी की तरफ प्रॉपर्टी कितनी आने वाली है, और पिताजी से वो दुनिया छोड़कर जाने के बाद अपने को कितनी प्रॉपर्टी मिलने वाली है। तो प्रॉपर्टी बहुत जल्दी समझती वही आसेट है। क्या बोला है देखो? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ओन्ड बाय ए पर्सन इज कॉल्ड एन आसेट। किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी जो एक व्यक्ति के पास है उसको आसेट बोलते हैं। द ओनरशिप ऑफ द आसेट मस्ट बी विद द बिजनेस इन इट। उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक यानी ओनरशिप यानी वो आपके नाम पर होना। यानी
आप एक बिल्डिंग में दुकान चलाते हो और वो दुकान आप ही का है और वो आप ही के नाम पर है, दुकान आप ही का है और वो आप ही के नाम पर है, तो वो एसेट हो गई। लेकिन आप एक बिल्डिंग में दुकान चलाते हो, एक दूसरे बिल्डिंग में दुकान चलाते हो, वो बिल्डिंग में आपका दुकान जरूर है पर वो बिल्डिंग आपके नाम पर नहीं है, वो अंकल के नाम पर है या और किसी के नाम पर है, इसको आप एसेट नहीं बोल सकते। क्यों? जो प्रॉपर्टी आपके पास है वो आप ही के नाम पर होगी तो वो एसेट, और आपके नाम पर नहीं होगी तो आपके लिए वो एसेट नहीं है। जैसा कि आपके पिताजी ने आपको कार लेके दिया और कार आप ही के नाम पर कर दिया उन्होंने। क्यों? 10th में कम परसेंटेज मिले इसलिए, कम। कार भी आपकी, आप ही के नाम पर है तो कार आपके लिए एसेट होगी। पर आपके पास एक दूसरी कार है, आप एक दूसरे कार में बैठे हो और वो कार आपके अंकल की है, तो वो कार को आप एसेट नहीं बोल सकते। तो फिर उस कार को एसेट आपके अंकल बोलेंगे। क्यों? वो कार किसके नाम पर है? अंकल के नाम पर है। समझ गए? अपने पास प्रॉपर्टी होना यानी एसेट है ऐसा नहीं। प्रॉपर्टी होना पर अपने नाम पर होना तो वो एसेट है। प्रॉपर्टी है पर अपने नाम पर नहीं है, वो एसेट नहीं है हमारी। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। आप बोलेंगे प्लांट क्या है? एक बहुत बड़े कारखाने को प्लांट नाम से संबोधित किया जाता है और प्लांट के अंदर लैंड भी आती है, फर्नीचर भी आता है। नहीं, बहुत बड़ा प्लांट, कंबाइन वर्ड है वो प्लांट। मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, पर ये सारा आपके नाम पर, जिसके नाम पर है उसके लिए प्रॉपर्टी है वो। अभी देखो नीचे क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, क्लॉथ मर्चेंट डील्स इन क्लॉथ। एक कपड़े का व्यापारी कपड़े बेचता है, देयरफॉर क्लॉथ विल बी हिज गुड्स। तो बेचने के लिए कपड़ा है, उसके लिए वस्तु है वो। इफ ही परचेज फर्नीचर फॉर हिज क्लॉथ शॉप, यानी कपड़े के दुकानदार ने कपड़े के दुकान के लिए, कपड़े के दुकानदार ने कपड़े के दुकान के लिए फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर उसकी एसेट बन जाएगी। क्यों? क्लॉथ कारखाने से लाया, बेचेगा। फर्नीचर बेचने के लिए नहीं लिया, दुकान चलाने के लिए लिया है, तो फर्नीचर क्या हो गई? आपकी एसेट। जैसा मतलब आप लोग, आप फैन बेचते हो, पंखे बेचते हो, आपके दुकान में ढेर सारे पंखे हैं, तो इस पंखे को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम? गुड्स। क्यों? ये पंखे आपने कहाँ से लाया? कारखाने से या होलसेल मार्केट से। काय के लिए लाया? बेचने के लिए। यह आपकी गुड्स हो गई। लेकिन आपका दुकान सुंदर दिखना चाहिए आपके जैसा, इसलिए दुकान का आपने फर्नीचर बनाया, अच्छी चेयर लिया महंगी। ये जो फर्नीचर है ये आपने बेचने के लिए नहीं लिया,
तो इसको आप क्या बोलेंगे? आसेट। क्या बोलेंगे आप? आसेट। अभी नीचे देखो, टाइप्स ऑफ द आसेट। अच्छे को ये पढ़ाने में और पढ़ने में कंफ्यूजन होता है। टाइप्स ऑफ द आसेट, करंट आसेट और फिक्स आसेट। अब ये बहुत बड़ा शब्द है, करंट आसेट और फिक्स आसेट। तो एक करंट आसेट में इतना ही बोल सकता हूं कि जो प्रॉपर्टी आते जाती रहती है या जिस प्रॉपर्टी का पैसा एक साल में वसूल हो जाता है उसको हम करंट आसेट बोलते हैं। यानी जिस आसेट का पैसा एक साल के अंदर 12 महीने के अंदर रिकवर हो जाता है, वसूल हो जाता है, अपने आप वसूल हो जाता है, उसको बोलते हैं करंट आसेट। ये करंट आसेट इतनी जल्दी नहीं समझेगी क्योंकि बाकी आइटम्स आपके हो नहीं गए। फिक्स आसेट क्या है? जो प्रॉपर्टी फिक्स है और बेचने के लिए लिया नहीं, जो प्रॉपर्टी, जो एसेट फिक्स है, बेचने के लिए नहीं लिया, तो दुकान चलाने के लिए लिया, ऑपरेट करने के लिए लिया, वो करंट फिक्स एसेट है। मतलब क्या हो गया? एसेट के दो मुख्य प्रकार, करंट एसेट, फिक्स एसेट। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम? जिस एसेट का पैसा एक साल के अंदर रिकवर वसूल हो जाता है वो करंट एसेट, और जो एसेट का पैसा एक साल के अंदर वसूल नहीं होता वो फिक्स एसेट। या हम ये बोल सकते हैं जो एसेट बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमेशा के लिए ली जाती है वो है फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट हम दुकान को चलाने के लिए, लंबे समय तक उपयोग करने के लिए लेते हैं। जो एक साल के अंदर सर्वसामान्य स्थिति में कैश में परिवर्तित नहीं होती। अब फिक्स एसेट के भी कुछ प्रकार हैं, इसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो फिक्स एसेट देखिए, एक है टेंजिबल एसेट, दूसरी है इनटेंजिबल एसेट और तीसरी है फिक्टिटियस एसेट। बहुत सारे जगह इसका कंफ्यूजन रहता है। आप एक अलग टाइप के क्लास में पढ़ रहे हो, डिसिप्लिन क्लास में पढ़ रहे हो, नॉलेजेबल क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपका जो भी नॉलेज होगा वो परफेक्ट ही होना चाहिए। मेरा प्रयत्न हमेशा ही रहता है कि जितना मैंने 45 साल में नॉलेज किताबों में से मिलाया वो सब आपके पास चले जाना चाहिए। तो ये जो मेरा नॉलेज आपके पास चले जाएगा इसी को फिक्स एसेट बोलते हैं। क्यों? जिंदगी भर काम में आएगा आपके। अब फिक्स एसेट में एक है टेंजिबल एसेट। ये टेंजिबल एसेट क्या होती है? तो देखो नीचे नोट्स में पॉइंट नंबर बी में फिक्स एसेट में पहला आइटम दिया है टेंजिबल एसेट। These are the assets which have physical existence and which can be sold। फिजिकल एग्जिस्टेंस का बहुत सीधा अर्थ बताता हूं आपको, जिसको आप टच कर सकते हो। टच करने के बाद लगता है कि ये है, दीवार को टच करो, आपकी उंगलियां रुक जाएंगी वहां पर।
आइसक्रीम को टच करोगे तो घुस जाएंगी, तो आइसक्रीम फिक्स एसेट नहीं है। तो फिक्स एसेट का फिजिकल एग्जिस्टेंट होता है, अस्तित्व होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है देखो वहां पर, मशीनरी, बिल्डिंग, मोटर, मशीन हाथ लगा सकते हैं आप, और मशीन को आप फिजिकल एग्जिस्टेंट दिखता है आपके सामने कि ये मशीन है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग को टच कर सकते हो, हिला नहीं सकते, हिलाने वाले हनुमान जी थे, आप नहीं। अब मोटार को हिला सकते आप, फिर वो एसेट में क्यों आया? एग्जिस्ट, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो लैंड, बिल्डिंग, मोटार, फर्नीचर, ये तुम्हारी फिक्स एसेट है। उसको वजन भी होता है, अस्तित्व भी होता है, आंखों से दिखता भी है, इतना ही बोला तो चलता है, देखते तो आंखों से है ना अपन, आंखों से दिखता भी है, तो वो फिक्स एसेट कहलाती है। और फिक्स एसेट को अपन जब हमको आवश्यकता होगी तब हम उसे बेच भी सकते हैं। इट कैन सोल्ड, वो बेच सकते हैं। अभी देखो दूसरा आइटम, इंटेंजिबल एसेट। दीज आर द एसेट which does not have physical existence. They may have money value. एक एसेट ऐसी भी है कि जो दिखती नहीं। आप बोलेंगे दिखती नहीं, एसेट कैसी के है? दिखती नहीं, उसको फिजिकल एग्जिस्टेंट नहीं है, पर वो एसेट है। हवा, AR, हवा दिखती है आपको? नहीं दिखती है, लेकिन महसूस कर सकते हो। उसको पकड़ तो नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। ये आपकी इंटेंजिबल एसेट, हम इसको बोलेंगे। आप बोलेंगे हवा को क्या वैल्यू है? हवा को भी वैल्यू है। एक जोक करके बताता हूँ। आप अपने साइकिल में, स्कूटर में हवा भरते हो, फुकट में भरते क्या? पैसा देना पड़ता ना, यानी हवा को वैल्यू है कि नहीं है? जब कोई बीमार हो जाता है, ऑक्सीजन देते हो उसको, वो भी हवा ही है ना, पैसे देना पड़ता कि नहीं? हाँ, मतलब वैल्यू है ना उसको। तो इंटेंजिबल एसेट दिखती नहीं है, पर उसको वैल्यू जरूर होती है। जैसा आपके पिताजी एक नामांकित, जिसको बोलेंगे वो रेपुटेड पर्सन है, बहुत रेपुटेड है, तो उनकी भी कोई समाज में इज्जत है। इज्जत समझते हो आप? इज्जत नहीं समझती ये बोलकर अपनी बेइज्जती मत करो, इज्जत समझती है आपको। तो आपके पिताजी भी बोलते हैं ना, साले मेरी भी कोई इज्जत है, तो इज्जत दिखती क्या? नहीं दिखती, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसको, लेकिन वैल्यू है। आपके पिताजी के नाम से बहुत सारे काम हो जाते होंगे। कहीं आपके, मैं इनका बेटा हूँ, नालायक हूँ ये नहीं बताऊंगे, पर बेटा हूँ, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये भी वैल्यू का एक प्रकार है। उसमें का एक प्रकार है जो आपको बोलने जा रहा हूं, जो आगे भी आएगा, गुडविल। गुडविल यहां इंटेंजिबल एसेट है। ये कैसे क्या? और पहले गुडविल यानी क्या, ये आपको मालूम होना जरूरी है। गुडविल की डिटेल में डेफिनेशन बाद में आने वाली है अगले वीडियो में। तो गुडविल क्या होता है? गुडविल यानी रेपुटेशन।
आपको अगर किसने बोला कि वो आपको पार्टी देना चाहता, आपका दोस्त, आप बोलोगे हल्दीराम में देना। हल्दीराम का नाम क्यों लोगे? उसका गुडविल है, रेपुटेशन है। हल्दीराम की मिठाइयाँ जबरदस्त होती है, रेपुटेशन है, उसका नाम है। आपको अगर जूता परचेज करना है तो डैडी को बोलोगे डैडी मेरे को जूता हो ना, जूते नहीं जूता हो ना। जूते तो बिन मांगे मिल जाते हैं, जूता होगा। फिर डैडी ने आपको 500 रुपए दिए, ले जा जूता लेके अपने मेडिकल चौक में जा, माल पे जा। आप बोलेंगे नहीं डैडी मेरे को और 300 रुपए होगा। डैडी ने बोला अरे 500 रुपए तो बहुत हो गए, मेडिकल चौक पे जाना 500 में हो जाता। आपने बोला नहीं डैडी मुझे और 300 दो, मुझे 800 रुपए वाला जूता लेना है जो बाटा कंपनी का है। फिर आपके डैडी ने बोला भी तेरे को बाटा का ही जूता क्यों होना? फिर आप डैडी को बोलेंगे ना डैडी बाटा कंपनी का आपको नाम नहीं मालूम, क्या रेपुटेशन है, क्या नाम है उनका, इसलिए उनके जूते टिकाऊ भी होते हैं, बैठते भी अच्छे हैं, पाँव में पीठ पर सब तरफ, इसलिए महंगे हैं। तो मुझे जूता लाने के लिए 300 रुपए दे दो, बाद में लेकर तो जूते आपने मुझे फ्री देना। तो आपको जूते होना बाटा कंपनी के महंगे हैं क्योंकि उनका रेपुटेशन है, अपने आप की उनकी इज्जत है कि उनके नाम से माल बिकता है। इट इज कॉल्ड एज ए गुडविल। गुडविल दिखती नहीं। आपने पिताजी को बोला कि पिताजी वो बाटा कंपनी का कितना गुडविल है आपको नहीं मालूम, इसलिए जूते महंगे रहते उनके। तो डैडी ने आपको पूछा, डैडी साइंस वाले थे, साइंस पढ़े थे, डैडी ने आपको पूछा अरे गुडविल क्या होता है, जरा बता बोला उसका कलर कैसा होता है गुडविल का। आप नहीं बता पाओगे, क्यों? गुडविल दिखता ही नहीं या दिखती भी नहीं। यानी रेपुटेशन, बहुत सीधी भाषा में बोलेंगे उसको, इज्जत जो कमाई है उसका वैल्यूएशन यानी गुडविल। गुडविल दिखती नहीं, वो हमारी एसेट है और जब चाहे उसको आप बेच भी सकते हो। आप बोलेंगे गुडविल कौन लेना, ये बाद में अपने आप को समझ जाएगा। तो जो दिखती नहीं लेकिन बेच सकते हो वो इंटेंजिबल एसेट, जो दिखती भी है और बेच भी सकते हो टेंजिबल एसेट। नहीं समझे? एक बार फिर, टेंजिबल यानी क्या? एसेट दिखती है और बेच भी सकते। इंटेंजिबल यानी क्या? दिखती नहीं पर बेच सकते। और एक तीसरा प्रकार है, दिखती भी नहीं और बेच भी नहीं सकते, उसको बोलते हैं फिक्टिटियस एसेट। जो दिखती भी नहीं और कम टीचर आपको बता पाएंगे। तो ये फिक्टिटियस एसेट में क्या क्या आता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, बहुत एडवांस वर्ड्स है, उसमें का एक बता देता हूं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? कोई भी शॉप, दुकान शुरू करने के लिए शुरू में प्रारंभिक अवस्था में लाइसेंस भी लाना पड़ता है गवर्नमेंट का, कारपोरेशन का लाइसेंस भी लाना पड़ता है, प्रोविडेंट फंड के तरफ से परमिशन लेना पड़ता है। तो बिजनेस शुरू करते समय कुछ एक्सपेंडिचर आपको करने पड़ते हैं जो आप अलग अलग ऑफिस में, गवर्नमेंट के ऑफिस में भरते हो, रेमिट करते हो, पर वो दिखते नहीं, उसकी केवल रिसीट मिलती है। तो कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है गवर्नमेंट की, उसके लिए जो पैसा लगता है उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक,
दुकान के प्रारंभिक अवस्था में दुकान शुरू करने के लिए किए हुए एक्सपेंडिचर यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो दिखते भी नहीं और कोई आप उसको बेच भी नहीं सकते, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस खरीदने वाला कोई रहता ही नहीं, क्योंकि वो वैल्यूलेस है। देखो बच्चों, मैं रुकने जा रहा हूँ 1 मिनट के बाद। एसेट यानी प्रॉपर्टी, उसके प्रकार दो, करंट और फिक्स। फिक्स में 3 प्रकार। कौन से? टेंजिबल जो प्रॉपर्टी दिखती है जैसा मशीन, इनटेंजिबल जो दिखती नहीं पर बेच सकते हैं गुडविल, फिक्टिटियस जो दिखती भी नहीं और बेच भी नहीं सकते वो फिक्टिटियस। तो ये एसेट के प्रकार हो गए। मैं यहाँ पर रुकता हूँ, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।